गुड मॉर्निंग क्लास 10th। पद परिचय का हम तीसरा पार्ट आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रिया विशेषण पद परिचय। ठीक है, इसके पूर्व आपने विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा पढ़ चुके हैं। आगे क्रिया विशेषण या और भी जो अव्यय हैं, जैसे संबंध बोधक हो गया, ये अव्यय हैं। रीतवाचक अव्यय और कालवाचक अव्यय, इन सब अव्ययों के विषय में हम पद परिचय के विषय में थोड़ा से इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे और आप इसके माध्यम से आज इस पद परिचय को पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं क्रिया विशेषण पद परिचय क्या होता है। तो तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण पद परिचय। क्रिया विशेषण पद परिचय, ये क्रिया विशेषण पद परिचय। ठीक है, तो वो क्रिया विशेषण पद परिचय क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, पहले तो आप इसके परिभाषा को समझिए, इसके डिफिनेशन को, कि क्रिया विशेषण क्या होता है और इसके भेद कितने होते हैं। इसको आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा, तभी आप इसको सही कर पाएंगे इस प्रकार के पद परिचय को। तो क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है, उसको प्रस्तुत करता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आपने पूर्व की शिक्षण श्रेणियों में पढ़ा होगा क्लास में कि क्रिया विशेषण को आधिकारिक शब्द भी कहते हैं, अव्यय शब्द भी कहते हैं, स्थिर शब्द भी कहते हैं, जो कभी किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होता है। ये क्रिया विशेषण क्या होता है कि किसी भी रूप में ये कभी परिवर्तित नहीं होता है, चाहे वो सब वाक्य स्त्रीलिंग में हो, चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे एक वचन में हो, चाहे द्विवचन में हो, चाहे कारक में हो, जो कर्ता कारक संख्या विशेषण आज के प्रयोग से कभी परिवर्तित नहीं होता, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं और उसे प्राविशेषण भी कहते हैं। लेकिन जब ये क्रिया की विशेषता बताने लगता है, तब इसे प्राविशेषण हम कहने लगते हैं। ठीक है, तो अब इसके भेद कितने होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्रिया विशेषण स्वयं होता है, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पर परिचय में जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए घोड़ा धीरे 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 चलता है। ये ऐसे बात लिख दिया जाएगा, रेखांकन कर दिया जाएगा कि इस शब्द का परिचय आप लिखिए, जो रेखांकन किया हुआ है शब्द का परिचय दीजिए। तो आपको जब इसके विषय में मालूम होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, इसके भेदों के विषय में। अब आप देखेंगे धीरे धीरे क्या है, तो देखेंगे कि धीरे धीरे एक अव्यय है। ठीक, आप लिखेंगे अभी अव्यय कौन सा है। ठीक, तो आप लिखेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, तो तभी सही हो जाएगा। लेकिन वो चीज ठीक नहीं हो सकता, एग्जामिनर दे नंबर तो आधा दे दो, लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से सही लिखते हैं तो नंबर करने की कोई संभावना नहीं है, सवाल नहीं है। तो धीरे धीरे क्या है, अब धीरे धीरे एक है रीत, ये ढंग बता रहा है चलने का। ये क्या है, ये ढंग बताया जा रहा है चलने का। तो ये रीत धीरे धीरे है रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। नहीं तो अव्यय देंगे तो आप विशेषण कर देंगे, तभी आपका सही हो जाएगा। तो चलने का एक विशेषण बता रहा है रीतवाचक। ठीक, विशेषण धीरे धीरे चलता है। अब उसके बाद क्या है, ये चलना क्या है, या धीरे चलता है, चलता है। विधेय का घोड़ा क्या विधेय है, विधेय का विस्तार, ठीक, और सहायक क्रिया है।
सहायक क्रिया। बस इतना आप लिख देंगे, बस आपका ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना आप लिख देंगे, उतना ही आपको सही हो जाएगा। तो ये क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। एक होता है रीतवाचक, स्थानवाचक, ठीक, समयवाचक और संबंधवाचक। तो ये इसका भी अपना अपना भेद होता है क्रिया विशेषण का। इसके चार भेदों में ये सेंटेंस हमने आपको देखा। अब दूसरी बात यह है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। वाक्य कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विस्तार, ठीक, जिसे कहते हैं विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम को उद्देश्य कहते हैं। ये मान के चले जिसके विषय में बात की जाए वो होता है उद्देश्य, और जिसके विषय में कुछ बताया जाता है तो वो होता है विधेय। तो यहाँ पर उद्देश्य हो रहा है, उद्देश्य में बताया जा रहा है कि धीरे धीरे चलता है, तो ये हो गया विधेय। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बस इतना ही। ये अव्यय जो है ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है, और ये क्या है, विधेय का चलना है। इसके विषय में चलना हो गया, विधेय का विस्तार किया गया है, विधेय का विस्तार हो गया। और ज्यादा और लिखना है, सहायक क्रिया लिख दिया है, बस इतना आप लीजिए। बस आपका ये जो है सेंटेंस तत्पर से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम दूसरा एक और सेंटेंस को देख लेते हैं। मान लीजिए, देखिए, विद्यालय के पास तालाब है, ठीक, तालाब है। अब आप इसको देखेंगे, इसके पास, इसके यहाँ पर रेखांकन कर दिया गया, और आपने वो देखा, पूछा कि के पास का जो शब्द है उसका तत्पर्य लिखिए। तो आपके पास को अवलोकन करेंगे सर्वप्रथम, और इसका अवलोकन करने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि अव्यय है। अव्यय का कौन सा भेद है, अव्यय का कौन सा भेद है, उसको आप समझेंगे। अव्यय का ये संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि विद्यालय और तालाब का संबंध ये बीच में प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि विद्यालय के पास तालाब है, तो इससे तालाब, विद्यालय से तालाब संबंध है, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो गया, ठीक। तो आप बस तुरंत लिख देंगे संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय आपने लिख दिया, ठीक। और ये क्या है, तालाब, ये है तालाब है, यहां लिख लीजिएगा सहायक क्रिया, ठीक, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है, और विधेय का विस्तार किया गया है, विधेय का विस्तार है या किया गया है, ठीक। तो यहाँ पर विद्यालय के विषय सब कुछ बता दिया कि विद्यालय के पास क्या है, तालाब, इसको विस्तृत करके बताया जा रहा है, उसका एक पहचान बता दी गई और संबंध बताया गया, संबंध बताते हो गया। तो ये दोनों सेंटेंस आप किस प्रकार से बन गए। हम एक और देख लेते हैं, मान लीजिए विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक का विस्मयादि बोधक अव्यय, इसका हम तत्पर से देखेंगे कि ये कैसे बनता है। तो ये विस्मयादि बोधक के अपने अपने स्थान पर इसके भी कई भेद हो जाते हैं। आशीर्वाद सूचक विस्मयादि बोधक शब्द, इच्छा सूचक विस्मयादि बोधक शब्द, घृणा सूचक विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक। उसके बाद और भी जैसे कामना, आशीर्वाद संबंधी विस्मयादि बोधक शब्द, तो जाओ तुम सुखी रहो, ये सब क्या है, ये सब विस्मयादि बोधक का आशीर्वाद सूचक, कामना सूचक। तो हम जैसे मान लीजिए विद्या, वाह कितना अच्छा गाता है, कितना
अच्छा गाता है। तो ये क्या है? वाह के नीचे मान कर दिया गया। तो ये क्या है? ये है, ये क्या है? वाह। वाह है विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय। देखिए विस्मयादिबोधक ये भेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा हर्षसूचक। क्या हो जाएगा? हर्षसूचक। तो आपको जब आप इसको लिख देंगे हर्षसूचक अव्यय, तो आपको जो होमवर्क विस्मयादिबोधक अव्यय लिखना होगा, इसको नहीं लिखेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो दोनों ऑप्शन में चाहे इसको आप लिख लीजिएगा चाहे इसको, तो वहां पर कटेगा नहीं आपका नंबर, आपको मिल जाएगा। तो ये हर्षसूचक नहीं आ रहा है, मान लीजिए तुरंत में लिखते समय बहुत, क्योंकि वहाँ टाइम कभी कभी अल्प हो जाता है लिखने में, तो आप विस्मयादिबोधक लिख दीजिएगा। नहीं तो अगर आ रहा है तो हर्षसूचक शब्द को पहचान करके। उसके बाद इसमें भी लिखा जाएगा विधेय का विस्तार। विधेय का विस्तार, बस इतना आपको लिखना है वहां पर। ठीक, विधेय का विस्तार हो गया। ठीक, अब हम एक देख लेते हैं समुच्चय बोधक का। विधेय का विस्तार आप लिख दिया, बस ये दोनों ही सेंटेंसों को आप लिखा, बस आपको परिचय विस्मयादिबोधक का। अब एक और लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए रमेश और उमेश रमेश और उमेश घर जाते हैं। अब और पर दे दिया गया, लगा दिया गया। और क्या है? ये है समुच्चय बोधक, क्योंकि दो सेंटेंसों को जो जोड़ता है उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन अव्ययों में जैसे मान लीजिए ये और, वा, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, इसलिए, इन सब शब्दों का जहां प्रयोग होता है वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अब इनके भी भेद होते हैं समुच्चय बोधक में, संयोजक, वियोजक, उद्देश्य बोधक, ये सब इनके भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये और शब्द जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। अव्यय, अब आप इसको लिख दिया समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बाद लिख दीजिएगा दो वाक्यों को जोड़ रहा है। जोड़ रहा है, दो वाक्यों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। बस आपके बच्चे में इतना ही लिखना रहेगा इसमें समुच्चय बोधक के दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है, या ऐसे लिख दीजिएगा, बस समुच्चय बोधक पद परिचय आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो पद परिचय आपको ये बताया गया, इसी प्रकार से आपको रखना है। आपको पढ़ना भी है कि कौन सा सर्वनाम है, संज्ञा कौन सा है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, इनके सारे भेदों को, और अव्यय के सारे भेदों को, क्रिया विशेषण जितने भी भेद हैं, अव्यय जितने सब भेद हैं, इनको सब पढ़ना है आपको। ठीक, अब भाववाच क्या है, कृतवाच क्या है, और संयुक्तवाच और कर्मवाच क्या है, इसको आप पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे वाक्य। ठीक, अब ये पद परिचय हमने आपको ये बता दिया है। जो बात आपको समझ में अगर नहीं आती है, आई होगी, तो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उसको आप मैसेज करिए, उसको समस्या का आपको पुनः आपको अवगत करा देंगे, उसके आप समस्या को दूर कर देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं वाच्य के विषय में। वाच्य को आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है, क्लासों में, तो हम फिर आज के ये सिलेबस में वाच्य है, वाच्य के विषय में भी आपको पढ़ाना है, इसके लिए बताना। तो आज थोड़ा सा चर्चा इस पर कर देते हैं, उसके बाद फिर कल PDF आपको भेजेंगे पद परिचय का बना करके, और वाच्य को पढ़ाएंगे। ठीक है, वाच्य में क्रिया का
वो प्रधानता होती है, जिससे पता चलता है कि क्रिया किस प्रकार की है। कृतवाची क्रिया की कर्ता की प्रधानता है, मतलब कि कर्मवाचक की कर्म की प्रधानता है, कि भाववाचक की भाव की प्रधानता है। ठीक, मतलब सेंटेंस से ये पता लगता है कि क्रिया की प्रधानता भाव में है, कि कर्म में है, कि कर्ता में है। ठीक, क्रिया कर्ता से जुड़ी हुई है, कि क्रिया कर्म से जुड़ी हुई है, कि क्रिया भाव से जुड़ी हुई है। अभी हमने कल आपको बता दें, क्रिया अकर्मक होती है, सकर्मक होती है, दो होती है, और भाववाचक भावात्मक होती है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया क्या है? वह रोता है, हंसता है, मुस्काता है, सोता है, ये सब क्या है? अकर्मक क्रियाएं हैं। और वह पुस्तक पढ़ता है, लिखता है, वो सब क्या है? पत्र लिखता है, ये सब सकर्मक क्रियाएं हैं। अब लेकिन वाच में कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच में क्या क्या होता है, जिसमें क्रिया की प्रधानता किस प्रकार की होती है, उन्हें हम वाच कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वाच्य जैसे हमने मान लीजिए दिया, राम ने पुस्तक पढ़ा। मान लीजिए हमने लिख दिया राम ने पुस्तक पढ़ा। इस वाक्य को अवलोकन करिए सर्वप्रथम और देखिए कि ये क्या है, तो आपको अवगत हो जाएंगे आप अपने इस वाक्य से ही कि ये कर्मवाच्य में है, मतलब ये कर्मवाचक क्रिया है। लेकिन ये वाच्य भी इस प्रकार से भावनाएं जो प्रकट जब हम करते हैं तो उस प्रकार से क्रियाएं कर्मवाच्य में बदल जाती है। लेकिन ये इसमें क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर एक कारक चिन्ह पढ़े हैं आपको, कर्ता ने कर्म को कर्म से, इन कारक को आपने पढ़ा तो यहाँ नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा कृतवाच्य, क्योंकि यहाँ पर कृतवाच्य क्रिया है। ठीक, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, वाच्य में कृतवाच्य को हम कर्मवाच्य बदलना पड़ता है। ठीक, तब उसे हम कर्मवाच्य मानते हैं। तो ये पहले क्रिया देखिए, राम जो है और का कर्ता तो चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कृतवाच्य हो रहा है। लेकिन अब इसको अगर हम कर्मवाच्य बदलेंगे तो ये हो जाएगा राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। जब आप इसका इस क्रिया का भी विस्तार करना पड़ेगा, और इसमें जब कर्मवाच्य में इसको बदलेंगे कृतवाच्य से, तो के द्वारा या तो हम लगाएंगे या तो से का प्रयोग करते हैं। चाहे के द्वारा का प्रयोग करें इसको बदलने के लिए, चाहे से का प्रयोग करें, तब ये जाकर के कर्मवाच्य होगा। लेकिन यहाँ कर्म किया हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ है, समान रूप में वाक्य लिखा है, तो वाच्य की जब बात आ जाती है तो ये कृतवाच्य हो जाता है। समझिए नहीं, बात पूर्णता समझ जाएंगे। और जब हम इसको कर्मवाच्य बदलना चाहेंगे तो के द्वारा का जब प्रयोग कर देंगे या किससे लगा देंगे, उसके बाद हम क्रिया का विस्तार कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है कर्मवाच्य। अब यहाँ पर एक भूतकाल में दिया है, तो हमने यहाँ वर्तमान में लिख दिया, ये गलत है, ये पढ़ा गया लिखा जाएगा। क्योंकि जब क्रिया का विस्तार करेंगे तो अगर यहाँ भूतकाल रहेगा, यहाँ पर भूतकाल नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद भाववाच्य में क्या है, अगर हमें भाववाच्य बनाना है इसी को, राम ने पुस्तक पढ़ा। अभी अगर कह दिया इसको भाववाच्य बनाइए तो आप लिख देंगे राम के द्वारा पुस्तक, आप लगाइए नहीं पढ़ा गया। तो जब आप नहीं लगा देंगे तो कर्म हट जाता है, कर्म खत्म हो गया, केवल क्रिया ही बची। केवल इसका मतलब कुछ काम नहीं कर रहा, केवल क्रियाएं, तो हंस रहा है, तो बोल रहा है, तो सो रहा है, तो देख रहा है, सिर्फ क्रियाएं हो रही है बस। तो जब आप नहीं लगा देंगे तो सारा ये सेंटेंस हट जाएगा, कर्म का प्रयोग हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। हम
आज इतना वाच के विषय बताते हैं, टाइम ओवर हो गया है। आगे कल वीडियो जब हम बनाएंगे तो आपको वाच विषय फिर से पुनः विस्तार से आपको समझाएंगे। थैंक यू वाच।